आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये हवेली राजा महाराजा के समय की बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जान कर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान आदमी ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाकर बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय सामने से उससे सवाल किया, जी आप कौन हैं? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ कोई आ नहीं पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर कहा, आप खुश क्यों हो रहे हैं? आपको भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली में चारों ओर देखने लगे। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर एक सोफे पर बैठ गए। उसने वहां बैठकर 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगीं। ये सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पूरी तरह से सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा और करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह की तरफ तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं पर जाकर गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे का एक शीट उसकी ओर आने लगा। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर कूदकर दूसरी ओर गया, जिसके कारण सोफा दीवार से जा टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? इस पर परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण। इस पर अजीत बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी गलती की? इस पर वो परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। इस पर अजीत ने कारण पूछा तो वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी, जिस वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस हवेली में ही मेरा खून हुआ था। इस पर अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ, तुम्हें मारने से पहले। इस पर उस परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक पल के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने आप पर काबू पा लिया। इसके बाद उसने अपनी जेब में से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया।
बड़ी बड़ी ज्वाला सी उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन ने आश्चर्य किया। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी पूरी घटना बताई और ये भी कहा कि अब यह हवेली भूतिया नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें आरव नीचे उतरा। घड़ी देखी, उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी, मिताली जल्दी उठो, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या किसी होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में हड़बड़ा कर उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग का नहीं होता, कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारी बेचकर एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, ले लेंगे, मगर अभी अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़ियों की आवाज़ें उस काली रात को और भी ज़्यादा डरावनी बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। तभी मिताली बोली, ये तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। उसकी आवाज़ से डरी हुई मिताली और भी ज़्यादा डर गई। बारिश के आसार नज़र आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई नज़र नहीं आया, इसलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के मेन दरवाजे पर पहुँचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी की सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें दोनों को यह अजीब लगा, क्योंकि अंदर से किसी भी तरह की घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वो दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर अपने दोस्त के फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार ख़राब हो गई और फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, तो हम करते भी तो क्या करते हैं, आपके यहाँ से एक कॉल कर सकते हैं। झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तो उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए। उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार पर सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो कि खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। उन सब में से एक बात सामान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावहीन थी। और आरव और मिताली दोनों ऊपर की मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र
उस दीवार पर पड़ी जहाँ पर वो और एक फोटो फ्रेम देखी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं था, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। तो इस पर वो बोले, यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा कोशिश करें, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वो एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा। लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह से डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर लगी हुई थी और नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वो बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ें आ रही थी। अब वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके बस उन्हें उस दरवाजे को खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की तो उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वो दोनों उस भूतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रहे थे और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की खिड़की बैठ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरे की ही सांसों की आवाज़ें आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और भी कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीखों के साथ सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।